हेलो व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारे साथ अनिल थानवी जी हैं, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट में स्कूल टीचर हैं और उनका खगोल शास्त्र में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो उन्होंने काफ़ी कंसेप्ट जो है एनालाइज किए हैं, और जो ट्रेडिशनल जियोलॉजिकल कंसेप्ट्स हैं एक एक तरह से उसको चैलेंज करते हैं। वो एक प्रकार से वो इसको एक नए तरीके से देखते हैं। तो चलिए उनसे डिस्कस करते हैं आज हम, और जानते हैं कि जो जियोलॉजी के ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स हैं, चाहे वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से रिलेटेड हो या प्लेट टेक्टोनिक कंसेप्ट है, या और भी जिस तरीके से ओरिजिन ऑफ अर्थ है, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ है, और भी आकाशीय पिंड जो है उनका किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, किस तरीके से ओरिजिन हुआ है, वो सारी चीजें आज हम उनसे डिस्कस करेंगे। तो अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपका जो कंसेप्ट है उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक ब्रीफ बताएं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं ना तो कोई जियोलॉजिस्ट हूं और ना ही कोई मैं एस्ट्रोनॉमर हूं। मैं एक टीचर हूं और थिंकर हूं, साइंस थिंकर हूं। ये आपको क्लियर कर देता हूं। जी जी दूसरी बात ये है कि मैं इस पुस्तक को आप देख रहे हैं। जी जी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल। ये पुस्तक मैंने लिखी है और आपको ये कहना चाहूंगा, ये पुस्तक इस पुस्तक का टाइटल देखिए, सुपर कॉन्टिनेंट ए गिगेंटिक इल्यूजन। जी जी मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जियोलॉजी का जो ओरिजिन है, जी कि जियोलॉजी स्टार्ट कैसे होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है। हम हमेशा जियोलॉजी में, मैंने जितनी किताबें अब तक पढ़ी है उसमें कैसे सोलर सिस्टम का ओरिजिन होता है, कैसे हमारा पृथ्वी ग्रह बना, जी और आगे कैसे इसका जियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ। तो मैंने सबसे पहले यही बात कही है कि जो हमारे आसपास आकाशीय पिंड है, जी हमारे सोलर सिस्टम के गैस जीएंट प्लैनेट है, जी हमारे सोलर सिस्टम के रॉकी प्लैनेट है। जी और इसके बाद में जब हम सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स को देखते हैं जो दूसरे सोलर सिस्टम में है, जो नासा के केपलर मिशन के माध्यम से हम देख रहे हैं, और इसके बाद में अगर हम दूसरी गैलेक्सियों को देखें, नेबुलाओं को देखें, और साथ में क्या है कि हमारे हबल स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से जो फोटोग्राफ आ रहे हैं, तो आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि सबसे पहले ये चैप्टर है मेरा, जी कॉमन थिंग्स इन यूनिवर्स, कि ब्रह्मांड में एक जैसी चीजें क्या है। जैसा कि मैं कहता रहा हूं कि ब्रह्मांड में कॉमन क्या है, सिमिलरिटी क्या है, और सिमेट्रिक क्या है। जी और अगर आप एक ब्लैक होल का स्ट्रक्चर देखें, जिस प्रकार से एक ब्लैक होल में इस प्रकार से जेट और एक्रीशन जो दिखाई देता है, जी इस प्रकार से, और इस प्रकार की ये जो चित्र है, इनको ध्यान से देखिए आप। जी सर। इन इन चित्रों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसमें मैटर का मूवमेंट कैसे हो रहा है। जैसे सर ये गामा रे बर्स्ट का एक चित्र है। जी जी एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, फिर आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा मैं। जी सर। इसी प्रकार से और भी चित्र है जिनमें एक्रीशन और जेट का ये जो मूवमेंट है, इसको ध्यान से देखिए। और जब इसी प्रकार से गैलेक्सियों के चित्रों को देखिए, जो स्पाइरल शेप की ये जो गैलेक्सियां हैं, जी जी इस प्रकार से इनके टॉप व्यू और फ्रंट व्यू सब अलग अलग डायरेक्शन से जो ये चित्र लिए गए हैं, इन चित्रों को देखिए। इसी प्रकार से ये फेमस जो नेबुला है ब्रह्मांड में, जो ये फेमस नेबुला है जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ये, जी सर। तो इसमें कई कई नेबुला हैं जिनमें जैसे डमरू की तरह दिखाई देती है। जी इनमें इनमें ऊपर और नीचे ये दोनों साइड में जो आप देख रहे हैं, इस प्रकार से ये क्वाजार है, इसी प्रकार से नेबुला हैं। और अगर आप एक पल्सेटिंग स्टार को देखें, जी ये पल्सेटिंग स्टार में जिस प्रकार से जेट और एक्रीशन इस प्रकार से धड़कता है, और इसी प्रकार से ये एक गैलेक्सी का टॉप व्यू है, ये इस प्रकार से। इन सबको कहने का मतलब यह है कि इन सब में ट्विस्टिंग हो रहा है। जी मतलब क्या है कि अगर और चित्र दिखाता हूं मैं, ये एक स्पाइडर नेबुला का चित्र है, और इसी प्रकार से ये रेड रेक्टेंगुलर नेबुला का चित्र है।
सर एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा, यस सर। आपने आपने जो बुक भेजी थी वो मैंने उसको अच्छे से पढ़ा, और बीइंग ए जियोलॉजिस्ट मैं अपनी जियोलॉजिकल नॉलेज के बेस पे कुछ कंसेप्ट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे, ताकि जितने भी हमारे चैनल पे जियोलॉजिस्ट हैं, मैक्सिमम जियोलॉजी बैकग्राउंड से जो लोग हैं हमारे चैनल पे, बीइंग एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी चैनल, हम जियो साइंसेज में जियोलॉजी को ज़्यादा फोकस करते हैं, तो जियोलॉजी से रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। हाँ, मैं जियोलॉजी की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको जियोलॉजी को समझना है, जी यदि आप जियोलॉजी को समझना चाहते हैं, जी, तो आपको एंटायर यूनिवर्सल सिस्टम की बात करनी होगी। डेफिनेटली केवल मात्र आप पृथ्वी पर कुछ सीमित डाटा लेकर के आप सुपर कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर सकते, और ना ही केवल जियोलॉजी की बात कर सकते। जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, स्टेलर साइंस और सोलर साइंस, इसी प्रकार से प्लैनेटरी साइंस, सभी को कनेक्ट करना होगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ये जो चित्र मैंने दिखाया है आपको, इसका उद्देश्य ये है कि इन सभी चित्रों को देखने पर, ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसके नॉर्थन और साउथर्न पार्ट में ऊपर और नीचे जो मोशन हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्टिंग हो रहा है। जी जी, क्योंकि इनके चित्र साफ स्पष्ट करते हैं, जैसे कि ये चित्र देखिए आपके सामने, और इसी प्रकार से ये चित्र देखिए, इसमें एकदम क्लियरली ट्विस्टिंग दिखाई दे रहा है। अब मैं आता हूँ सूर्य की बात करता हूँ। हमारा जो सोलर सिस्टम है, मेरा ये कहना है कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो वास्तव में घूर्णन नहीं करता जी। हमारा सोलर सिस्टम वास्तव में ट्विस्ट होता है, टाइट होता है। और ये मैं किस बेस पर कहता हूँ, देखिए, मेरा कहने के पीछे बेस ये है कि वास्तव में सोलर सिस्टम ट्विस्ट हो रहा है, टाइट हो रहा है। अब ये ट्विस्ट और टाइट कैसे हो रहा है? क्योंकि सोलर सिस्टम के जितने भी अब तक डाटा लिए गए हैं, जितने फोटोग्राफ लिए गए हैं, जितने इमेजेस ली हैं, उनसे ये साबित होता है। कैसे साबित होता है? कि सोलर सिस्टम में अगर जितने सन स्पॉट एक पूरे सोलर साइकिल में मैक्सिमम और मिनिमम होते हैं, इसी प्रकार से हमारे सोलर सिस्टम में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वास्तव में क्या है, ट्विस्ट होता है। तो सूर्य में से सोलर फ्लैश जो निकलती है, आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने ट्वीट करते हुए दिखाया है, सूर्य में से प्रकाश, विकिरण और इसी प्रकार से द्रव्य जो निकलता है वो ट्विस्ट के द्वारा निकलता है, ना कि नाभिकीय अभिक्रियाओं के कारण, न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण नहीं होता है जी। अब इसी प्रकार के से जब हम और आगे बढ़ते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो इसमें डिफरेंशियल रोटेशन होता है। सूर्य में भी डिफरेंशियल रोटेशन होता है, सूर्य में भी मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होता है, और सूर्य में भी क्या है कि जो सोलर वाइंड निकलते हैं तो उनका जो तरीका होता है वो ट्विस्टिंग के अनुसार होता है। सूर्य के चारों जितने भी परिक्रमा करने वाले, ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट हैं, वो एक डायरेक्शन में नहीं चलते, बल्कि उनमें क्या है कि एक रिट्रोगेशन होता है। रिट्रोगेशन का मतलब यह है कि वो उनकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो अप डाउन होती रहती है। इसके साथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारा जो सूर्य है, अगर इसके सभी इमेजेस को ध्यान से देखा जाए, सोलर वीडियो देखे जाए, और इसके अलावा और भी हैं, तो अब हम जुपिटर की बात करें तो उसमें डिफरेंशियल रोटेशन होता है। सूर्य में भी डिफरेंशियल रोटेशन होता है। अगर जुपिटर में देखें, जैसे कि मैंने अपने अनेक वीडियो में मैं ये बताता रहता हूँ कि जुपिटर में डिफरेंशियल रोटेशन के कारण अलग अलग लेटीट्यूड पर जो एटमॉस्फेयर का मोशन होता है अलग अगर सैटर्न में देखें तो सैटर्न में भी इसी प्रकार से होता है। जुपिटर और सैटर्न के कुछ मून ऐसे हैं जो उसका उल्टी परिक्रमा करते हैं, यानी रिट्रोगेट ऑर्बिटिंग करते हैं, और कुछ प्रोग्रेड ऑर्बिटिंग करते हैं। और आगे बढ़े हम तो नेपच्यून का एक मून है ट्रिटन, वो उसकी उल्टी परिक्रमा करता है। ये क्यों है? हाँ जी सर, सुनिए। अब आगे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जुपिटर के अगर आप सभी चंद्रमाओं को देखें, और इसी प्रकार से शनि और इसी प्रकार से नेपच्यून के, अगर आप डिफरेंशियल रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में चलता है इस प्रकार से जी, और इस प्रकार से जब हम यही बात पृथ्वी सिस्टम पर अप्लाई करें, यानी कि पृथ्वी के बारे में बात करें जी, तो जो पृथ्वी का जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है, जैसे कि मैं आपके पीछे ये मानचित्र है मेरे,
जी। अगर आप ध्यान से देखें इस मानचित्र में, हाँ जी सर। तो ये इस प्रकार से एस प्रकार की शेप बनती है जी और अगर आप इस प्रकार से देखें, ये एस प्रकार की शेप बनती है ये, जी। जी और इसमें जो ये एस प्रकार की शेप ऐसी क्यों है? देखिए, इससे क्या है कि वास्तव में ये समझ में आता है कि जो डिफरेंशियल रोटेशन जुपिटर में है, सैटर्न में है, यूरेनस में है, नेपच्यून में है, वही डिफरेंशियल रोटेशन जो है हमारे पृथ्वी में भी होता है। यानी कि जैसे ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है और इसके बीच का स्थान है, ये इस प्रकार से है। इसी प्रकार से अफ्रीका का ये स्थान है। वास्तव में ये कॉन्टिनेंट आपस में फिट नहीं थे। जो डिफरेंशियल रोटेशन जुपिटर में है, सैटर्न में है, यूरेनस में, नेपच्यून में, उसी ने पृथ्वी पर महाद्वीपों को इस प्रकार की शेप दी। वास्तव में मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे लॉजिक सबसे बड़ा ये है कि जब हम ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों को दूसरे सोलर सिस्टम में जितने भी जुपिटर जैसे प्लैनेट मिले हैं, सैटर्न जैसे मिले हैं, या यूरेनस नेपच्यून जैसे मिले हैं, उन सभी में अगर आप ध्यान से देखें तो जो इस प्रकार से मेडागास्कर का ये स्थान है, इस प्रकार से ये जो इंडिया का स्थान है, और न्यूजीलैंड का इस प्रकार से शेप है, ये इस प्रकार से न्यूजीलैंड जो है बैंड हुआ है और उस पर इतना बड़ा फॉल्ट है, ये इस प्रकार से पूरा अगर मानचित्र देखें तो वास्तव में पृथ्वी जो है खुश होती हुई नजर आती है जी। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो ट्विस्टिंग गैलेक्सियों में है, जो ट्विस्टिंग नेबुलाओं में है, और जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, आज तक ये बताया जाता है कि नेबुलर हाइपोथेसिस के द्वारा गैस डस्ट पार्टिकल इकट्ठे हुए और इस प्रकार से क्या है कि वो कलेक्ट होते हुए और उसमें रोटेशन शुरू हुआ। इस प्रकार से धीरे धीरे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ और उस सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन में एक्रीशन में पदार्थ टकराते हुए इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं कि वास्तव में सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन और इवोल्यूशन इस तरह से नहीं होता है। वास्तव में ब्रह्मांड में ऐसे कई तारे मिले हैं जो सूर्य से बड़े हैं और थोड़े से बड़े हैं और थोड़े से बड़े हैं और थोड़े से बड़े हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारे सोलर सिस्टम के बैक में जाएं तो वास्तव में सूर्य पहले थोड़ा बड़ा था और बड़ा था और बड़ा था। तो इस प्रकार से अगर बैक में जाएं तो सूर्य, हमारा जो सोलर सिस्टम है पहले भीम का सोलर सिस्टम था, यानी कि हमारा जो पृथ्वी ग्रह है पहले थोड़ा और बड़ा था, एक सुपर आर्थ था, और सुपर आर्थ से पहले थोड़ा और बड़ा था, और सुपर आर्थ से बड़ा एक मिनी नेपच्यून था, मिनी नेपच्यून से पहले और थोड़ा बड़ा था। इस प्रकार से वो यूरेनस था, यूरेनस से थोड़ा सा और बैक में जाए तो वो एक बिग यूरेनस था। उस प्रकार से सैटर्न था, सैटर्न से पहले जुपिटर था। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जुपिटर और सैटर्न के बीच में कई प्लैनेट मिले हैं, और सैटर्न और यूरेनस के बीच के कई प्लैनेट मिले हैं जी, और यूरेनस और नेपच्यून के बीच के कई प्लैनेट मिले हैं, और नेपच्यून और सुपर आर्थ के बीच के कई प्लैनेट मिले हैं जी। अब ये मैं किस बेस पर कह रहा हूँ? मेरा कहने का बेस यह है कि नासा का केपलर मिशन अब तक 3000 के लगभग प्लैनेट खोज चुका है, और ये मिशन पिछले वर्ष समाप्त हो गया था और 2009 में ये शुरू हुआ था। तो इस मिशन में जितने भी अब तक ग्रह खोजे गए हैं, अगर उनको कंपेयर किया जाए, उनको एक दूसरे से कंपेयर करने पर यह पता चलता है कि वास्तव में जुपिटर और सैटर्न के बीच के, सैटर्न और यूरेनस के बीच के, यूरेनस और नेपच्यून के बीच के, नेपच्यून और सुपर आर्थ के बीच के, सुपर आर्थ और पृथ्वी के बीच के, ऐसे 3000 के करीब प्लैनेट मिले हैं। ओके, अगर उन सभी को एक सीक्वेंस में रखें, उस एक क्रमबद्धता में रखें, एक कड़ी में रखें, तो ये पता चलता है कि पृथ्वी के जन्म का वर्तमान आइडिया गलत है। यानी कि हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन और इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये ही बदल जाता है। अब ये बदल जाता है तो फिर जियोलॉजी कैसे होगी, यानी सॉलिड क्रेस्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे शुरू हुआ। यहीं से मैं बात शुरू कर रहा हूँ कि वास्तव में पृथ्वी का जब उत्पत्ति का तरीका ही बदल गया है, यानी पृथ्वी का जन्म जो है, जो आज तक नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार कहा जाता है। अब आप इसमें ये मुझे पूछ सकते हैं कि क्या दुनिया में ऐसा कोई वैज्ञानिक हुआ है जो ऐसी बात करता है? तो मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने ग्रुप में कई पेपर अपलोड किए हैं। सर एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके वीडियोज और आपके जो आप फेसबुक पे जो अपने स्टेटमेंट डालते हैं वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और उसी के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आप कोरियोलिस फोर्स को चैलेंज करते हैं, कोरियोलिस फोर्स को आप रिजेक्ट करते हैं, तो उसके फेवर में आपके पास क्या एविडेंस है, क्या ऑब्जर्वेशंस आपकी? क्योंकि जो भी चीज हम जियोलॉजी में अभी तक जो हम बात कर रहे हैं उनका कुछ ना कुछ एविडेंस है। देखिए
अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कोरियोलिस फोर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। सबसे पहली बात तो ये है जी कि जब जब मैं पृथ्वी के जन्म का एक नया तरीका बता रहा हूँ जी कि बृहस्पति से शनि, शनि से यूरेनस, यूरेनस से नेपच्यून, इस प्रकार से गैसियन प्लैनेट, रॉकी प्लैनेट में कन्वर्ट होता है, जी तो धीमी गति से जो जो डिफरेंशियल रोटेशन है वो ही भविष्य में जाकर के पृथ्वी में कोरियोलिस फोर्स का रूप ले लेता है। अब कोरियोलिस फोर्स की जो वास्तव में ओरिजिन है, आपको वो समझना होगा कि वास्तव में कोरियोलिस फोर्स आया कहां से। जी जी वही वही मैं आपसे जानना नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और साउथर्न हेमिस्फीयर में जो अपोज, वही जानना चाह रहा हूँ, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट कोरियोलिस फोर्स में। आप कंटिन्यू कीजिए, क्या ओरिजिन है कोरियोलिस फोर्स का अकॉर्डिंग टू यू? कोरियोलिस फोर्स का ओरिजिन, हाँ, कोरियोलिस फोर्स का ओरिजिन ये होता है कि वास्तव में ये इस प्रकार से गैसियन प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और सुपर अर्थ, इस प्रकार से धीमी गति से कोरियोलिस फोर्स का विकास होता है। ओके और इस प्रकार से धीमी गति से कोरियोलिस फोर्स का ओरिजिन होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वास्तव में क्या है कि आपको क्या है कि सोलर सिस्टम की बैक हिस्ट्री में जाना होगा कि पृथ्वी वास्तव में 4.6, पृथ्वी की आयु 4.6 बिलियन वर्ष नहीं है। पृथ्वी का जन्म 4.6 बिलियन वर्ष पहले नहीं हुआ था। तो आपके हिसाब से कब हुआ था वो? नहीं, आप इसके बारे में क्या क्या कहना चाहेंगे एज के बारे में? व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ, क्या कंसीडर कर सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन? देखिए, तो मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसके पीछे मेरा बेस क्या है, क्योंकि नासा का केपलर मिशन प्लस क्या है कि ऐसे, मैं आपको बताऊं कि WS जार्डेट की नाम सुना होगा शायद आपने जी, जिन्होंने क्या है कि 1958 में पेपर लिखा था। उनकी एक बुक है द फिगर्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। अगर आप उस पुस्तक को पढ़ें, ये जियोलॉजी से संबंधित है और सर्च टेक्टोनिक्स में ये इस प्रकार से आप निश्चित से आप देखा होगा आपने कि जो जुपिटर और सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून में जो होता है वो ही पृथ्वी में होता है। और आप कोरियोलिस फोर्स की बात करते हैं कि कोरियोलिस फोर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। कोरियोलिस फोर्स का ओरिजिन धीमी गति से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ और फिर अर्थ, इस प्रकार से धीमी गति से डेवलपमेंट हुआ। एक रॉकी प्लैनेट कैसे बनता है और एक गैसियन प्लैनेट किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म होकर के एक पृथ्वी जैसे ग्रह में परिवर्तित होता है, ये नासा का केपलर मिशन के माध्यम से ये स्पष्ट होता है। वास्तव में ये बात अब और भी अच्छी तरह से साबित हो रही है जब क्या है कि अनेक प्लैनेट खोजे जा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि नासा के केपलर मिशन से इस प्रकार से ग्रह खोजे गए हैं। और अगर आप इस प्रकार से अगर एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस में, एक सिस्टमेटिक कड़ी में अगर देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि वास्तव में सॉलिड टेक्स्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है और एटमॉस्फेयर का डेवलपमेंट कैसे होता है, जीवन का विकास कैसे होता है। इस प्रकार से धीमी गति से अगर आप इसको सोचें तो वास्तव में क्या है कि आपको ये समझ में आएगा कि जो महाद्वीप और महासागर किस प्रकार कैसे बनते हैं। वास्तव में पृथ्वी जो है एक्सपेंड नहीं हो रही है, पृथ्वी वास्तव में क्या है सिकुड़ रही है। ये कैसे साबित होता है कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ, उसके बाद में पृथ्वी का भविष्य वीनस और उसके बाद में मार्स। और इस प्रकार से क्या है कि जैसे हमारे सोलर सिस्टम में मार्स प्लैनेट है, वो कभी पृथ्वी जैसा था और वीनस भी जो है वो क्या है कि कभी पृथ्वी जैसा था। तो जो एक्सपेंडिंग अर्थ की जो हाइपोथेसिस है, आज तक ये बताया जाता है कि कैरी नाम के एक जो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये बताया कि वास्तव में पृथ्वी क्या है एक्सपेंड हो रही है। पृथ्वी एक्सपेंड नहीं हो रही है, पृथ्वी सिकुड़ रही है। तो